हेलो एवरीवन, कल हमने सेक्शन 12 को कंप्लीट किया था। आज हम सेक्शन 13 को पढ़ेंगे। सेक्शन 13 बात करता है राइट और कस्टम की। राइट और कस्टम से मतलब ये है कि जहाँ पे किसी के राइट की बात हो या फिर कस्टम से रिलेटेड आपका कोई राइट का वायलेशन हो रहा हो, तो उसके अगेंस्ट आप कैसे कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं, कैसे आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कौन से राइट और कौन से कस्टम की बात करें। तो सबसे पहले हम राइट की बात करते हैं। यहाँ पे खाली पब्लिकली राइट की बात नहीं है जो कि आपके हैं ही। कई हाई कोर्ट ने इसके अंदर जो राइट है उसमें कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल दोनों तरह के राइट्स को दोनों तरह के राइट को एडमिसिबल किया है। दोनों तरह के राइट की बात की है। कहने का मतलब ये है, इसमें आपका खाली प्राइवेट राइट ही नहीं आते, पब्लिक राइट भी आते हैं। और दूसरा, जैसे कि आप और अदर एग्जांपल, जैसे कि किसी का फिशरी करने का अधिकार, किसी का पूजा करने का अधिकार, ये सारे राइट्स कस्टम के तौर पे यूज किए जाते हैं नॉर्मली। अगर आप देखें इस चीज को, इसके लिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आपको इजीली समझ में आएगा। पहली बात, इसमें क्या था कि ए जो है एक तालाब में मछली पकड़ने का काम करता आ रहा है और बी उस पर सूट फाइल कर देता है। तो ए कहता है कि मैं तो बहुत टाइम से इस काम को कर रहा हूँ, आप मेरे पे कैसे सूट फाइल कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस काम को कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं या जो मेरे दादा परदादा हैं वो बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, तो मैं भी बहुत टाइम से करता आ रहा हूँ, इसलिए ये मेरा राइट है। अब यहाँ पर जो रेलिवेंट फैक्ट होंगे, जो इसके अंदर फैक्ट निकल के आएंगे, वो ये है कि जो उसके ग्रैंडफादर थे, जो भी कोई लोग करते आ रहे थे, तो उनके पास ये प्रॉपर्टी कैसे आई। यानी कि जहाँ पे वो मछली पकड़ने का काम कर रहा था जिस तालाब में, वो प्रॉपर्टी उसके ग्रैंडफादर के पास या उसके फादर के पास और वॉट एवर कहाँ से ट्रांजेक्शन हुई, किसी मोर्गेज से ट्रांजेक्शन हुई, किसी अदर ट्रांजेक्शन से उनके पास आई, तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे वो कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं एज ए एविडेंस। तो ये आपको इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर उसका एक राइट और जो कि कस्टम से चला आ रहा है वो यूज किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वो रेलिवेंट होगा। अब बात करते हैं कस्टम की। कस्टम क्या होता है? कस्टम को अगर हम हिंदी में समझें तो कस्टम को हम रूढ़ी कहते हैं। रूढ़ी आप भी सब जानते होंगे कि रूढ़ी कहते किसे हैं। रूढ़ी का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा विशिष्ट नियम जो बहुत पहले से कायम हो और जिसने किसी विशिष्ट क्षेत्र में फोर्स ऑफ लॉ यानी विधि की शक्ति को प्राप्त कर लिया हो। सामान्य किसी, जैसे कि जनरल एक बात करते हैं कि नॉर्मली हम देखते हैं कि एक जो सभी के सोसाइटी में ये होता है, सभी के जाति धर्मों में ये होता है कि पिता की जो प्रॉपर्टी है उस पे अधिकार बच्चों का होता है, चाहे उसमें एक बेटा हो, दो बेटा हो या चार बेटा हो, सबको बराबर बांट दिया जाता है। किंतु कुछ जमींदारों में रिवाज ये था कि केवल सबसे बड़े लड़के को ही क्या मिलेगा, इसका उत्तराधिकारी बनाया जाएगा और बाकी के जो बेटे होंगे उनका जो मेंटेनेंस मिलेगा, यानी उनको भरण पोषण दिया जाएगा, लेकिन संपूर्ण संपत्ति पाने का जो अधिकार है वो रूढ़ी के अंतर्गत आएगा और वो बड़े लड़के को ही दिया जाएगा। तो आई होप ये आपको चीज क्लियर हो गई कि जो कि उनके परिवार में क्या है, बहुत लंबे टाइम से सभी परिवारों के बीच में चली आ रही है। जैसे बहुत सारे मैरिज में अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्मों में अगर आप देखें तो सबकी अपनी अपनी विवाह के कुछ नियम, कायदे कानून होते हैं, तो सबके अलग अलग होते हैं, उसमें किसी से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो क्या है, वो एक कस्टम का रूप ले लेते हैं जो बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है। अब इसमें आपको दो तीन चीजें और समझनी होगी। ये रूढ़ी जो है यानी जो कस्टम है, उसका जो मेन चीज है ना कि वो देशव्यापी नहीं होती, वो किसी स्पेसिफिक प्लेस में अपना प्रभाव रखती है, पूरे देश में नहीं। रूढ़ी जो है, कस्टम जो है, वो एक ऐसा नियम है जो किसी विशिष्ट परिवार से या किसी विशिष्ट स्थान पे बसने वाले व्यक्तियों में से बहुत दिनों से प्रचलित होने के कारण फोर्स ऑफ लॉ ऑब्टेन कर लेती है, यानी विधि की शक्ति को प्राप्त कर लेती है। अब विधि की शक्ति का तात्पर्य यहाँ क्या है, मतलब यहाँ पे ये है कि जो शक्ति सामान्य कानूनों में होती है वही शक्ति उस कस्टम में आ जाती है। जो एक राइट, जो एक लॉ होता है, वही उस जो कस्टम है वो उसको प्राप्त कर लेती है कि वो भी फिर वैसी मानी जाती है। अब इससे रिलेटेड अगर कोई केस आपके पास आता है या आपके राइट का कोई कस्टम से रिलेटेड वायलेशन हो रहा है, तो आपके कस्टम को कब वैलिड माना जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ एसेंशियल है कि वो कस्टम कैसा होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जो कस्टम है वो बहुत पुराना होना चाहिए, बहुत ही समय के पुराना होना चाहिए, जिससे कि उसके लिए आप क्या कर सकें, कुछ बोल सकें। और दूसरी बात, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, कॉन्टिन्यूड होना चाहिए, यानी कि समस्त और लगातार प्रचलित रहने वाली एक ऐसी रूढ़ी होनी चाहिए कि वो कॉन्टिन्यू बनी रही, हमेशा से हर पीढ़ी के लोग उसको करते आ रहे हैं।
तीसरा क्या है? तीसरा है वो शांतिपूर्ण हो और शांतिपूर्ण ढंग से लोग उसे करते हो, या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि किसी ने उसके अगेंस्ट कोई आवाज ना उठाई हो। जैसे कि आपने कई स्टेट में देखा होगा, या अगर आप थोड़ा सा ग्रामीण समाज में जाके देखें कि कई जगह कई लोगों के परिवारों में या कहीं कुछ समाज में ऐसे कस्टम होते हैं कि जो हम लोगों को शायद पसंद ना आए। अब यहाँ पर हम अगर वहाँ बसने चले जाएं और हम अगर वहाँ कोई आवाज़ उठाएं तो वो कस्टम इनका वैलिड, वो कस्टम उनका वैलिड नहीं होगा। वैलिड इन द सेंस कि उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठा दी या कुछ भी, किसी ने भी कोई उसमें एक्शन लिया तो उसके लिए आप क्या नहीं कर पाएंगे, आप केस फाइल नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि कोई क्वेश्चन उठ गया ना उस चीज़ के लिए। क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए, लोग आराम से खुशी से उस चीज़ को कर रहे हो। नेक्स्ट है वो रीजनेबल होनी चाहिए और सर्टेन हो, निश्चित हो और अनिवार्य यानी कंपलसरी हो, और अनैतिक ना हो यानी कि इमोरल नहीं होनी चाहिए, और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो। ये मैंने आपको 8 बातें बताई हैं। अगर ये 8 बातें आपके कस्टम में है और इससे रिलेटेड आपके कोई राइट का वायलेशन हो रहा है, देन इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, अपने राइट के डिफेंस के लिए कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं और सेक्शन 13 के क्लॉज ए और बी के अंदर वो रेलिवेंट माना जाएगा। अब इनसे रिलेटेड जो भी कुछ फैक्ट निकल के आएगा वो उसके लिए आप कोर्ट में क्या कर सकते हैं, एविडेंस पेश कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें ये चीज, अब जो कस्टम है वो 3 तरह की कस्टम होती है। 3 तरह में क्या है, प्राइवेट, जनरल और पब्लिक। प्राइवेट में आप जानते हैं, प्राइवेट का मतलब होता है जो किसी विशिष्ट परिवार में हो, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वो जमींदार वाला, कि वो उनके परिवार में ऐसा है, जमींदारों में उनमें चला आ रहा है कि बड़े बेटे को प्रॉपर्टी का मालिक बना जाएगा, बाकी को खर्चा पानी दिया जाएगा। तो वो एक प्राइवेट हो गया ना, कि क्या हो रहा है कि किसी परिवार में प्रचलित संपत्ति में इस तरह से होता है। और नेक्स्ट है जनरल कस्टम। क्या होता है जनरल कस्टम का? ये मतलब ये होता है किसी एक वर्ग के लोगों का आम रिवाज जो एक जिले में या एक जाति में एक ही वर्ग के लोगों के लिए प्रचलित हो। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप लोग करते हैं ना, लव मैरिज करते हैं, तो लव मैरिज में और अरेंज मैरिज में ये इसी चीज की प्रॉब्लम होती है कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता और आपके यहाँ ऐसा होता है। तो जब हम अरेंज मैरिज करते हैं तो दोनों तरह की कास्ट सेम से करते हैं, जिससे कि दोनों के लोगों की क्या मिल जाए, पूरी रीति रस्म रिवाज सब मैच करती हूँ। और जहाँ इंटरकास्ट हो जाती है वहां पे क्या हो जाती है, वहां पे कस्टम बदल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे इंटरकास्ट हो गए या जहाँ पे किसी लोगों ने, किसी विशेष जाति के लोगों ने अपने लिए ये रिवाज बना रखा है और उस रिवाज से रिलेटेड आपके किसी राइट का वायलेशन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए बात कर सकते हैं, उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं कि भाई ये तो हमारा राइट था। जैसे कि मैंने आपको मछली पकड़ने वाला वो दिया एग्जाम्पल। तीसरा क्या है, सार्वजनिक यानी कि पब्लिक कस्टम। पब्लिक कस्टम यानी कि जो पूरा सभी के लोगों के हित में हो, वो भी क्या होती है उसमें, वो भी रेलिवेंट होगी इसके अंदर। वो भी रेलिवेंट इसलिए होगी क्योंकि वो सभी के अधिकार के लिए और किसी ने उसके लिए कोई आज तक आवाज नहीं उठाई। जैसे कि मैंने अभी आपको जनरल कस्टम की बात करी। जनरल कस्टम में क्या होता है ना, इसको ऐसे समझिए, जैसे कि आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में एक प्रथा है कि सभी लोग साल में एक बार आकर के क्या करेंगे, सब मिल करके एक बार, जैसे कि कहीं कोई प्रोग्राम करते हैं या कोई कुछ करता है, सब अपने अपने लोगों को बुला करके कुछ फंक्शन टाइप करते हैं। तो वो उनका एक चला आया है। जैसे कि आप केरल में और उड़ीसा में देख सकते हैं कि सबके अलग अलग नृत्य करने के और बहुत सारी चीजों के तरीके अलग अलग हैं। तो वो क्या हो जाता है, उनका जनरल कस्टम हो जाता है, उनके कस्टम में ऐसा ही होता है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसमें आपका पब्लिक और प्राइवेट राइट में कुछ कोर्ट ने इसको पब्लिक माना, कुछ कोर्ट ने इसको इनकॉर्पोरियल माना, कुछ ने कॉर्पोरियल माना, लेकिन ऑलमोस्ट कंक्लूजन ये निकल के आता है कि ये कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल दोनों तरह के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 13 को बनाया गया है। तो चलिए हम सेक्शन की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। सेक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, यानी कि वो फैक्ट्स, वो जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है, तो जो वो है फैक्ट है वो रेलिवेंट है। वो फैक्ट्स जहां पे बात आपके राइट और कस्टम की आ रही है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो सेक्शन 13 के अंतर्गत रेलिवेंट होगा।
वेयर द क्वेश्चन, सेक्शन को आगे पढ़ रहे हैं, वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलिवेंट। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे बात आ रही है आपके कस्टम की, अधिकार की या अस्तित्व के बारे में अगर कोई प्रश्न है तो वहां निम्नलिखित तथ्य सुसंगत होंगे, यानी कि वहां पर ये बातें रेलिवेंट होंगी। कौन सी बात रेलिवेंट होंगी, वो क्लॉज ए में दिया है। सबसे पहली बात, एनी ट्रांजेक्शन। अब यहाँ ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? ट्रांजेक्शन तो आप जैसे मोटा मोटा समझते होंगे, किसी प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन होता है। प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन में ही सब कुछ नहीं आता, वही कंप्लीट नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई विल का, है ना, वसीयत ट्रांजेक्शन होता है, जैसे कि टेस्टामनी डीलिंग जिसे हम कहते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो एनी ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ ये है, एनी ट्रांजेक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वॉज क्रिएटेड, यानी कि ऐसी कोई ट्रांजेक्शन हुई है जिसमें कि आपका कोई राइट या आपका कोई कस्टम क्या हुआ है, वो क्रिएट हुआ है, उससे रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन या वो क्लेम किया गया है, या उसको मॉडिफाइड किया गया है, या रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, या फिर उसको असर्टेड किया है और डिनाइड किया है। कहने का मतलब असर्टेड और डिनाइड का मतलब ये कि जैसे अभी भी वो एग्जाम्पल जो इसमें भी आपकी बेरेट में भी इलस्ट्रेशन वाला, कि एक व्यक्ति कहता है कि जी नहीं मेरा तो राइट है, दूसरा कहता है नहीं तुम्हारा राइट नहीं है, तो असर्टेड और डिनाइड, तो यहाँ पर इन दोनों के जो भी फैक्ट होंगे वो सेक्शन 13 के अंदर रेलिवेंट होंगे, कि वो क्यों कह रहा है, असर्टेड है यानी प्रख्यात है, और वो क्यों मना कर रहा है कि नहीं ये तुम्हारी नहीं है, तो इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट निकल के आएंगे वो सेक्शन 13 के अंदर रेलिवेंट होंगे। और विच वॉज इनकंसिस्टेंट विद इट्स एग्जिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि जो उसके अस्तित्व से असंगत था, यानी कि जो उसकी एग्जिस्टेंस से असंगत यानी उसके विरोधी था, वो भी इसमें क्या होगा, रेलिवेंट माना जाएगा। इन वन वर्ड, आपके कोई भी ऐसा राइट जिससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन खड़ा होता है, चाहे आप उसको बहुत पहले से यूज करते आ रहे थे या नहीं करते आ रहे थे, या उसको मॉडिफाइड कर दिया गया, जैसे कि पहले तो आप इजीली उसको यूज कर रहे थे और अब नहीं कर पा रहे, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन कोई होगा, जो भी फैक्ट होंगे, सेक्शन 13 के अंदर उसको रेलिवेंट माना जाएगा। आप इसके अंदर क्लेम कर सकते हैं। क्लॉज बी क्या कह रहा है, पर्टिकुलर इंस्टेंस इन विच द राइट और कस्टम वॉज क्लेम। पर्टिकुलर इंस्टेंस से मतलब यही है जो कि हम बात कर रहे हैं, वे विशिष्ट उदाहरण जिनमें वे अधिकार या रूढ़ी दावाकृत, मान्यकृत या प्रयुक्त की गई थी, यानी कि वो एग्जाम्पल, वो प्रथाएं या वो अधिकार जिसमें कि आपकी इस चीज को क्या किया गया था, रिकॉग्नाइज्ड किया गया था, जिनमें उनका प्रयोग डिस्प्यूटेड था, विवादग्रस्त था, प्रख्यात किया गया था, उसको असर्टेड किया गया था, बताया गया था, या उसका अनुकरण नहीं किया गया था, इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे वो क्या होंगे, रेलिवेंट माने जाएंगे सेक्शन 13 के अंदर। अब इसकी इलस्ट्रेशन को आप पढ़ लीजिए। इसकी इलस्ट्रेशन में वही चीज लिखी है जो मैंने आपको बताई थी। द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज राइट टू फिशरी, ए डीड कन्फरिंग द फिशरी ऑन ए ancestors or ancestors a mortgage of the fishery by A's father, subsequent grant of the fishery by A's father। कहने का मतलब ये है इस इलस्ट्रेशन में कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर उसको राइट है तो उसको राइट कहाँ से मिला, उसको राइट अपने कहाँ से मिला, ग्रैंड पास से मिला, और उनको ग्रैंडफादर को कहाँ से मिला, वो मोर्गेज से मिला, या किसी भी तरह की कोई भी ट्रांजेक्शन से मिला, ठीक है ना, कोई भी ट्रांजेक्शन से मिला या कैसे भी मिला, तो उसको उसके अधिकार का पूरी तरह से प्रयोग वो कर सकता है, ठीक है ना। और उसे क्या किया गया, रोका गया। जो कहा ना कि बी ने कहा कि तुम क्यों कर रहे हो यहाँ पे ये सब, तुम्हारा राइट नहीं है, तो वो क्या होगा, वो रेलिवेंट होगा इसके अंदर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। बाकी इसमें कस्टम से रिलेटेड और जो आपका ये है इससे कस्टम से और राइट से रिलेटेड जो भी कुछ था वो मैंने आपको इसमें बता दिया। बाकी की चीज़ हम नेक्स्ट उसमें कवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।